अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद यकीनन हुकूमत जो है वो बड़ी कंफर्ट जोन उसको मिलेगा। 2/3 से ज़ायद अक्सरियत उसके पास आ जाएगी और फिर कोई भी नई तरमीम जो है उसके लिए इससे पहले जो एक वीटो पावर थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, अब वो वीटो पावर भी नहीं होगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आजमाइश का एक नया दौर जिसे हम कह सकते हैं, या उसकी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो और श्रिंक होती जा रही है। ये पॉलिटिकल कैनवस क्या बन रहा है, सियासी मंजरनामा किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये आइडियल कभी भी किसी के लिए नहीं रहता, क्योंकि सियासत नाम ही मुमकिनात का है। तो एक लार्जर कैनवस क्या बनने जा रहा है, और इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करें, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी और उसके लिए थ्रेट्स, क्या अगर कोई अब भी स्वॉट एनालिसिस हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। फवाद चौधरी साबिक वफाकी वजीर, माहिर कानून और ज़ीरक एक सियासतदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो इस वक्त रिजर्व सीट जजमेंट्स जो सामने आ गई, फैसला जो है वो सामने आ गया, और एक अगेन मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप पर्टिकुलर इस फैसले के अदालती और सियासी असरात क्या देख रहे हैं? देखिए इमरान, पहली बात तो यह है कि फैसला काफ़ी हद तक गैर ज़रूरी है, इसलिए कि पार्लिमान की और सुप्रीम कोर्ट की जो पहले ही हैसियत बड़ी मुतनाज़ थी, उसको बिल्कुल रोक दिया है इस फैसले ने। और हुकूमत की पोजीशन में कोई बहुत बड़ी कोई सी चेंज आई नहीं, क्योंकि देखें ना, जब ये रिजर्व सीट्स नहीं भी थी तो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम करवा ली थी। सो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की जो एबिलिटी है टू प्ले विद पार्लियामेंट वो पहले ही मौजूद थी, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कोई इस तरह से कि वो कोई मामला करना चाहें तो उसको कोई रोका जा सके। इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को और ख़ुसूसन जो सुप्रीम कोर्ट की साख को नुकसान पहुंचा है वो एक्चुअली ज़्यादा बड़ा है बनिस्बत के हुकूमत को उसका जितना फ़ायदा हुआ है वो। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई तो जाहिर है एक जबर और सितम का सामना कर रही है, और उसके ऊपर मुस्तज़ाद ये है कि जो अपनी लीडरशिप पीटीआई ने या खान साहब ने जो सिलेक्ट की है वो बिल्कुल इमेच्योर हैं, पॉलिटिकली नोविसेस हैं, उनका कोई तजुर्बा नहीं, किसी का 8 महीने है, किसी का 12 महीने है, लिहाजा वो कोई भी जो चैलेंज है वो हुकूमत को देने की पोजीशन में नहीं है, जिसकी वजह से जो पीटीआई का आम रुकन है वो बददिल है। इमरान खान को जेल में 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। कोई इंटरनेशनल प्रेशर, कोई इंटरनल प्रेशर, कोई अलायंस, किसी तौर के ऊपर भी पीटीआई जो है वो मूव नहीं कर पाई। यानी आप ज्यादा जिम्मेदार जो है वो मौजूदा क़यादत को करार दे रहे हैं? ज्यादा जिम्मेदार तो जाहिर है जो हुक्मरान है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि मुल्क में आइन, कानून, मोरालिटी, ये तमाम चीज़ें किताबी हैं और उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जाहिर है कि एक आपने जब कोएर्जन के साथ एक जबर के ऊपर अपनी निज़ाम ही चलाना है तो जाहिर है उसमें बड़ी मुश्किल हो जाता है किसी और का एक्ट करना। लेकिन चौधरी साहब ये बताइए कि अगर हालात का मुआवजा किया जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब उनके ऊपर जो है इस तरह की आजमाइश थी तो वहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो सामने आए, आकर उन्होंने निगोशिएट किया, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को बढ़ाया। मसला ये है कि पीटीआई के अंदर गौहर साहब हैं और लोग हैं, लेकिन या तो वो इतने काबिल भरोसा नहीं या फिर उनके पास इख्तियारात नहीं, क्योंकि डायलॉग की बात अभी भी की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी कहा है कि जनाब आके डायलॉग करें, और डायलॉग करने से एक पॉलिटिकल ओपनिंग, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसमें हर चीज़ के अंदर फिर खान साहब जो है वो उनको मंजूर नहीं है सारी चीज़ें। वो कहते हैं जनाब हुकूमत से बात नहीं करनी, मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। यहाँ पर कोई रास्ता किसी भी किस्म का अगर निकलेगा वो तो सियासी अमल दखल से निकलेगा। चौधरी साहब, पहली बात तो ये कि नून लीग का और पीटीआई का कंपैरिजन ही नहीं बनता।
जो इस वक्त पीपल्स पीटीआई के साथ जो जुल्म ज्यादती या जिस किस्म का मामला हुआ है, नून लीग के साथ तो देखिए उसका उसका पासिंग भी नहीं हुआ था ना। पीटीआई के तो जो सारी पीटीआई का काडर है उसको तोड़ा गया, उन पे तशद्दुद करके जेलों में डाल के, खवातीन को उठा के, फैमिलीज को टॉर्चर करके, इलेक्शनों में जो है वो फॉर्म पहले तो नॉमिनेशन पेपर जमा ही नहीं कराने दिए गए, फिर जो है वो मुस्तरद किए गए, फिर उसके बाद जो है उनको जो इलेक्ट हो गए उनको जेलों में डाल दिया गया, और अब आपके सामने जिस तरह से है। सो ये जो सूरत हाल का तरीके इंसाफ को है, नून लीग ने पहली बात तो ये है कि इसके तो करीब भी कोई मुश्किल हालात का सामना नहीं किया और उनका काडर जो था वो महफूज रह गया। पीटीआई तो जो है वो हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने ख़त्म कर दी ना, जब उन्होंने असद उमर साहब को, शाह मुझे, उसके बाद परवेज़ खट्टक साहब को, हम लोगों को तशद्दुद करके जबर करके जो पार्टी छुड़ा दी, शाह महमूद कुरैशी को, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को जेल में डाल दिया, हमाद अजहर, असलम, मियां असलम इकबाल और बेशुमार मुराद सईद, बहुत सारे और दीगर दोस्त जो हैं उनको भागने पे मजबूर हो गए। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल का तो कोई कंपैरिजन नहीं है नून लीग के साथ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है पीटीआई की, उसके अंदर बहुत झोल रहे हैं, और स्पेशली खान साहब ने जो रिप्लेसमेंट्स की हैं, और ये जो थ्योरी थी कि वकला को दे दी जाए पार्टी, ताकि क्योंकि वकला के खिलाफ शायद उस तरह पर्चे नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी, वो हुआ तो सही। यानी आप देखें आज जब 3 साल हो गए हैं और मैं ईसीएल के ऊपर हूँ, सारी पीटीआई की लीडरशिप जेल में है, तो गौहर साहब हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, बाकी लोग हो गए, उनके ऊपर तो कभी एक भी पर्चा भी नहीं हुआ, ना ही कभी उनको बाहर जाने से रोका गया। मैं 3 साल से ईसीएल पे हूँ, बाहर नहीं जा सकता। तो मौजूदा क़यादत को ये फायदा तो जरूर है कि उनको एक आप समझिए कि नरम रवैये का सामना है। अगर इनको उस तरह का रवैया मिलता जो 9 मई के बाद हमारे दोस्तों के साथ हुआ और हमारे साथ हुआ, तो ये तो एक दिन 24 घंटे भी पीटीआई में ना गुजारते। लेकिन इसके दूसरा इसका पहलू ये है कि ये क़यादत बुरी तरह नाकाम हुई सियासत के पेच बुनने में। लिहाजा उन्होंने बस इसको सिर्फ एक केस के तौर पे लिया। वो पैसे चार्ज करते हैं, अदालत में नहीं तो जाते क्या हैं, खान वहां से साहब रिजेक्ट अभी हो भी जाता है। इदराक नहीं कर पा रहे? अगर ये क़यादत फेल है, नाकाम है, और खान साहब अभी भी अंदर हैं, तो क्या वो इदराक नहीं कर पा रहे अपनी इस टीम का? पिछले महीने मेरी 3 दफा मुलाकात हुई खान साहब से, और मैंने यही बातें उनको भी की हैं। लेकिन वो अभी इसी क़यादत के साथ चलना चाहते हैं। मेरी नज़र में इस क़यादत के साथ मेरा तो सिर्फ यही है कि इसको 3 महीने आप चला लें, 6 महीने चला लें, जितनी देर आप चलाना चाहते हैं, ये क़यादत डिलीवर नहीं कर सकेगी। और खान साहब को 2-2.5 साल से जेल में हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस लीडरशिप के साथ मुझे कोई चांस नहीं लगता कि वो कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो पॉलिटिकल स्पेस कहाँ से मिलेगी? फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? कोई गुफ्तो शनीद किसके साथ, कहाँ पर? मतलब कोई ना कोई तो रास्ता निकालना है ना आप लोगों ने। लेकिन अब इसके लिए तो खान साहब रिव्यू करें, और मेरे जैसे लोगों को, डॉक्टर आरफ अलवी को, असद कैसर साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, अलीमा बीबी को, इन लोगों को जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो फिर जाके एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बना सके। देखिए, एक तहरीक चलाना जो है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ बिगर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, बट वो खुद तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो जब तक आप एक बड़ी स्ट्रेटजी ना बना लें, एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस आप नहीं बना पाएंगे, हुकूमत को चैलेंज नहीं दे पाएंगे, तो कैसे स्पेस क्रिएट हो? ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि मौजूदा क़यादत जो है उसमें ये वस्फ नहीं है कि वो इस तरह से डिलीवर कर पाए? तो आपके सामने है ना, मतलब वो 2 साल में उन्होंने क्या डिलीवर किया है? 2-2.5 साल हो गए हैं। 9 फरवरी को जब आपको एहतजाज में जाना चाहिए था, ये सारे लोग जो हैं घरों में बैठ गए। फिर उसके बाद कई मौके आए जब ये आखिरी आप देख लें, जब अमेरिका का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट ट्रम्प जीते, बड़ी दबाव में थी हमारी हुकूमत। उस वक्त जो है बातचीत होनी चाहिए थी, चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। अब तो खैर वो सब किस्सा माजी हो गया।
अब ये बताइए कि ये जो आपके कौमी असम्बली के मेंबरान है, ज़ाहिर कि वो अब जो है वो आज़ाद अरकान शुमार होंगे अगर इलेक्शन कमीशन उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता है। तो ऐसे में फिर क्या आगे तस्वीर बने, किस हद तक आज़ाद रहेंगे, किस हद तक वो खान साहब के साथ या पार्टी के साथ जो है वो टैग रहेंगे, या फिर हुकूमत की तरफ से कोशिश होगी उनको इंसेंटिवाइज करने की, उनको अट्रैक्ट करने की, और फिर कहाँ पर खड़ी होगी? एक नया बहरान शायद आने वाला है पार्टी के अंदर। कोई बुरान वाली बात नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की हैसियत कोई नहीं रह गई, सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशरी की हैसियत कोई नहीं रह गई। तो सियासी जो लड़ाई है वो तो अब अवाम ने गलियों में, बाजारों में ही लड़नी है, जब भी लड़नी। पार्लियामेंट अब फोरम नहीं रह गया, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा दीवार से लगा दिया है अपोजिशन को कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत और अहमियत ही बाकी नहीं रही। लिहाजा ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, देखना तो सिर्फ अब यही है कि ये रिजाइन कब करते हैं, और पीटीआई कब, अगर तो जेयूआई से अलायंस होता और पीटीआई और जेयूआई इकट्ठा रिजाइन करने का फैसला करते, फिर तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ी इफेक्टिव मूव होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये जेयूआई के साथ लेकिन ये सारे अलायंस तो उस वक्त होते हैं ना जब नंबर गेम के ऊपर आके अलायंस होते, जब आपके अरकान आपके साथ होते। आगे चल के मैं जो बात कर रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, तो फिर उस वक्त इस तरह के अलायंस का फायदा होगा नंबर गेम में। देखिए कोई इशू नहीं है इमरान, प्रॉब्लम यह है कि लोग छोड़ नहीं सकते पीटीआई। बंदे ने पीटीआई को छोड़ना है, इमरान खान को छोड़ना है, जिसने अपनी अगली नस्लों की सियासत भी खत्म करनी है। क्योंकि आप देखिए ना, राजा रियाज साहब, फिर वो जो एमएनए थे जिन्होंने बाकी छोड़ा, यहाँ से एमएनए जो छोड़ के गए वो किधर है? उनकी तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, उनकी नस्लों की सियासत खत्म हो गई है। दे वोंट बी एबल टू मेक इट अगेन, सो इट्स नॉट इजी डिसीजन। और डिस्पाइट के, जाहिर है ये लोग सारे मिलिटेंट तो नहीं है ना, बंदूकें उठा के पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। बड़ा जुल्म ज्यादती उन्होंने बर्दाश्त भी की हैं, आगे भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि ये कोई बड़ी इसमें जो है वो तोड़फोड़ हो नहीं सकती पीटीआई। ठीक है, चलें, लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन बात यह कि क्या लोग किसी भी कॉल पर निकलेंगे? अभी जो एहतजाज जो है वो कहा गया था, फिर उसको ईरान इजराइल के हवाले से, उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मौखर कर दिया गया था तहरीक को। तो क्या आप समझते हैं कि कोई तहरीक इस वक्त कामयाब पीटीआई कर सकती है, लोगों को सड़कों पर ला सकती है? देखिए, तहरीक में प्रॉब्लम यह है कि तहरीक तक पहुंचने के लिए जो इकदाम चाहिए वो नहीं है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज की कि तहरीक जो है वो एक बड़ी सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो खुद कोई स्ट्रेटजी नहीं। अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पीटीआई की ये जो टीम है वो कोई ऐसा मसलन, अभी अगर चूंकि आप उस वक्त टीवी पर ही थे, आपने पनामा पेपर की जो केस कवरेज है वो भी आपने देखी कि आप देखें ना उसमें, और ये जो केस है इसमें कितना स्टार्क डिफरेंस था पीटीआई की मीडिया मैनेजमेंट का, पीटीआई की लीगल मैनेजमेंट का। मतलब आपको मालूम है कि आप एक ऐसे बेंच के सामने जा रहे हैं जिसको आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन सलमान राजा साहब और हामिद खान साहब जो हैं उनके साथ उनके अपने जूनियर भी कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। बताया जाएगा कि बार एसोसिएशंस की एक बड़ी तादाद जो कि पीटीआई की हामी है वो अदालत में मौजूद होती। चाहे जाएगा कि वकला की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद होती, पार्टी वहां पे मौजूद होती। जब इमरान खान पनामा कर रहे थे वो रोज सुबह 9 बजे खुद पहुंचते थे सुप्रीम कोर्ट, तो बताते थे कि आज मीडिया ने क्या करना है। मुझे लाहौर से स्पेशली उन्होंने कहा कि तुमने इस्लामाबाद में रहना है और रोज ये बात करनी है और होना है। सो मेरे ख्याल के अंदर देखिए ये बड़ा इसकी जो मैनेजमेंट है मौजूदा लीडरशिप में, कोई ये सेंस ऑफ है नहीं जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, या फिर वो अफरा तफरी इस वक्त इतनी मची हुई है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एक दूसरे के ऊपर इतना है कि हर कोई एक दूसरे को शकूक को शुबहात की नजर से देख रहा है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात चौधरी निसार साहब से हुई, उनके घर वो गए और एक बार फिर दावत दी उनको पार्टी में शमूलियत की। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? ये अभी थोड़ी देर पहले ही ये डेवलपमेंट हुई है। मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब से, बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन नून लीग में शायद वो अब शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बड़े अक्लमंद पॉलिटिशियन है। उन्होंने पहले भी जो है वो कोशिश की थी करने की, बट आई डाउट कि वो होंगे अनलेस के
उनको जो है वो लगे कि उनके बेटे की और कोई जगह नहीं है, और वो ज़ाहिर है उन्होंने तो अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स अब खेल ही ली है। अब आगे उनके जो बेटे हैं उनको उन्होंने जो है वो लॉन्च करना है। तो उसके लिए अगर वो देखेंगे कि कैसे सिचुएशन है, बिकॉज देखें ना, नून लीग ने अपना वोट बिल्कुल खत्म कर लिया है। अब इस वक्त अटक से लेके लाहौर तक इस दफा भी नून लीग कोई सीट नहीं जीती। और अगली दफा तो मैं आपको बता दूं कि ये मसलन हमारे हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो तकरीबन हारे हैं, आप समझिए कि 47,000 वोट से। हाँ। अगली दफा मुझे लगता है ये लाख से ज्यादा वोट से हारेंगे। बिलाल कियानी जो है वो 50,000 से हारे हैं, वो जी। 1.5 लाख से शायद हारे हैं। सो ये इनकी इस वक्त तो बहुत बुरी हालत है, और तो बड़ा बड़ा मुश्किल ही होगा किसी के लिए नून लीग में इस वक्त चले, जाना। वो तो जब ये मौका आएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। अच्छा, कल कंवर दिलशाद साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक बात ये कही कि जनाब अब जो टीम आएगी जिसके लिए रास्ता साफ किया गया है वो ऐसी तगड़ी तरमीम होगी कि ये हमारे सियासतदान जो हैं ये हिल के रह जाएंगे। तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं तो सच्ची बात यह है कि आईनी तरमीम मेरे ख्याल में तो आइन अब है ही नहीं इस वक्त। इस वक्त आइन का तो ढकोसला ही है ना। आइन के में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आइन कहता है कि, और हमारा जो प्रीएम्बल है आइन का, वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी एंड इट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अभी तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान रूल ही नहीं कर रहे। तो जब चोजन रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो आइन होगा ना। तो इट्स ये फ्यूटाइल बहस है। अभी जोर जबरदस्ती ताकत की हुकूमत है, देखते हैं कितनी देर चलती है। ओके, अब कितनी देर चलती है इसी को आगे जोड़ूंगा मैं केपी की हुकूमत से और अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत से, क्योंकि जाहिर है कि वहां पर भी अब नंबर गेम जो है वो चेंज हो जाएगा और किसी भी वक्त सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है। इससे पहले बात की जा रही थी जनाब, वो कहते थे मैं किसी भी वक्त असेंबली तोड़ सकता हूं, फिर दूसरी तरफ से इमरजेंसी की भी बात हो रही थी, लेकिन अब ये रिजर्व सीट जजमेंट के बाद वो भी मुतासरीन में शुमार हो जाएंगे। क्या किस तरह से देख रहे हैं आप वहां पर केपी के मामला? मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर का हुकूमत में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये नहीं है कि ये सीटों में 35 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा है, वो कोई पोजीशन नहीं ले जाएगी। बट मुझे लगता है कि अली अमीन की जो पार्टी के अंदर मुखालफत है वो अब इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा एमपीएस को कंट्रोल करना। और मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त पीटीआई के मुखालिफ नहीं है, वो अली अमीन गंडापुर को हटाना चाहते हैं। सो आई थिंक पीटीआई एंड मौलाना फजलुर रहमान मिलके कोई नया चीफ मिनिस्टर चुन लेंगे। ओके, लेकिन साथ साथ जरा केपी की हालत तो आप देखिए सर। आप मुझे बताइए 2022 में जो वहां पर सैलाब आया था, उसके बाद कल की हालत देखें कि कल वहां पर क्या 18 लोग एक ही खानदान के मदद के लिए पुकारते रहे और वहां पर इतना बड़ा सानेहा हो गया। केपी की रेस्क्यू इदारे, वहाँ का अमला, वहाँ की मशीनरी जो है वो इस्लामाबाद चढ़ाई करने के लिए वक्त है और वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँचा और उस पर जो नमक पाशी की गई है वज़ीर आला की तरफ से, उन्होंने कहा कि मेरा काम वहाँ तंबू देना नहीं है। कुछ गवर्नेंस नाम की भी चीज़ होती है चौधरी साहब, वो देख रहे हैं आप इस सूबे में? लेकिन इमरान देखिए, आपके साथ भी प्रोग्रामों में, बड़े प्रोग्रामों में, आई एम ह्यूज क्रिटिक ऑफ प्रोविंशियल सर्विसेज का जो मामला है। ये सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, यहाँ पे सारे ही सूबों में हालत बहुत सख्ती है। और आपने देखा कराची, आप तो कराची में रहते हैं, आप किसी और को क्या गिला करेंगे। जो हालात जो है अपना केपी में अभी आपने बताए हैं, पंजाब में आप देखिए 28 बच्चे जो हैं हॉस्पिटल्स में नेग्लिजेंस से जो है वो बेचारे अपनी जान से चले गए। हम उसी तरह क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर भी इसी तरीके से शदीद तनकीद करते हैं, चाहे वो मुराद अली शाह साहब की हुकूमत हो या पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत हो, जहां पे जो है। लेकिन केपी, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ना, मेरा पॉइंट मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ये नहीं, जाहिर है कि क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, जब भी ऐसा होगा क्रिटिसिज्म तो होगा ही और होना भी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम हर हादसे के बाद कुछ दिनों बाद फिर भूल जाते हैं और एक नए हादसे का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब तक आईएमएफ हमारी जान ना छोड़े कि हर दफा नए टैक्स लगाने के बजाय जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो अखराजात हैं उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंजेस करके चीफ मिनिस्टर के इख्तियार को महदूद नहीं किया जाता
और आप सर्विसेज जो हैं उनको, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो असेंबलियां हैं, उनका जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जो है वो आप ऑयल नहीं करते। आप कभी भी ये मामला, सिर्फ हम इंतजार करते हैं कि एक हादसा हो, नहीं, हम उस लेकिन पर तनकीद करें और चौधरी अगले साहब हादसे ये का आप इंतजार सर करें। सर ये आप कह रहे हैं 18वीं आईनी तरमीम के बाद जब वसाइल जी जो है वो सूबों के पास चले गए, जब वसाइल सूबों के पास चले गए हैं और वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रोविंशियल जो आपका चीफ मिनिस्टर है, मैं तो उसके हवाले से बात कर रहा हूं। ये अगर अलग पहले की बात होती, जनाब विफाक के पास सब कुछ है, सूबों के पास कुछ भी नहीं है, अब तो सारी चीजें विफाक के पास हैं, आपके सूबाई हुकूमतों के पास है। नहीं सॉरी, मेरा ख्याल आपको आवाज नहीं जा रही, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूं कि जो सूबाई हुकूमतों का स्ट्रक्चर है वो इस कदर तबाहशुदा है कि उसमें किसी की कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो डिलीवर कर सकेंगे। मीडिया भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हादसे पे तनकीद करता है और हफ्ते बाद भूल के अगले हादसे का इंतजार करता है। जब तक आप प्रोविंशियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक IMF से ये जान नहीं छूटेगी कि वो हर वक्त नए टैक्स लगाने की बात करे और बजाय इसके कि सूबाई हुकूमतों के को इख्तियारात को और फाइनेंसिस को रीडू किया जाए, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को रीडू किया जाए, ये हादसात होते रहेंगे। और लेकिन ये सर वक्त है एक चीज शायद हम मिस कर रहे हैं। हम फेडरल से प्रोविंशियल की तरफ आ रहे हैं लेकिन थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ नहीं आ रहे हैं। जो लोकल बॉडीज हैं, जो मुकामी हुकूमतें, जिला इंतजामी हुकूमतें, जब तक आप पावर वहां तक डाइल्यूट नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हमारे यहाँ ऐसा ही है कि बस विफाक से फंड लिए और सूबे ने अपने हाथ में रखे और नीचे जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं उनको हमने कभी परवान चढ़ने ही नहीं दिया। दिस इज द फेलियर। अब आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जब तक लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं आएगी, आपके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। और अनफॉर्चुनेटली चाहे वो KP हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, वहाँ चीफ मिनिस्टर्स अपना इख्तियार अपनी कैबिनेट को देने को तैयार नहीं है, तो वो लोकल गवर्नमेंट को कैसे देंगे? तो इस वक्त जो पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल हैं, उनकी जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर आयद होती है। और जो भी सूबों में हालात अगर खराब है तो उसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है, और इसमें कोई तवज्जो ही नहीं किसी की कि हमने करना क्या। सर, मैंने अपने इब्तिदाइया में एक बात की कि सियासत नाम ही मुमकिनात का है और आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं रहती। आप तारीख उठा के देख लें तो आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें इतनी स्मूथ चलती रहेंगी या फिर कुछ कैलकुलेशन होती है कहीं ना कहीं कोई? देखिए, अगर मैं तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। लेजिटिमेसी एक इतना बड़ा फिनोमेना है कि कोई भी हुकूमत जो है वो उससे तमाम अरसा जो है वो नहीं लड़ सकती, हर वक्त वो ग्रैपल नहीं कर सकती। इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेजिटिमेसी, वो इनके पास नहीं है और उसकी वजह से एक छोटा सा इंसिडेंट भी बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। और अभी भी आप देखेंगे कि बिल्कुल जहां हर चीज लग रही है कि काबू में है, ट्रम्प भी काबू में आ गया है और सऊदी अरेबिया भी काबू में आ गया और इंडिया को भी काबू कर लिया हमने, और पाकिस्तान के अंदर भी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको कर दिया है। एंड उसी वक्त कोई ना कोई हादसा हो जाएगा और फिर मामला आपको कमजोर नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। पीपल ऑफ जब विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इमरान खान के जरिए एक्सप्रेस होती है। लेकिन सर, हम कोई रेफरेंडम तो नहीं हो रहा ना जो एक फर्द वाहिद के लिए हो, यस और नो। यहाँ तो पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसी सिस्टम में जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी वफादारियां भी तब्दील हो जाती हैं, ये सारी चीजें होती हैं ना। एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए जंग लड़नी है अगर जो लड़ना है। नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन होता है, रेफरेंडम नहीं है, इलेक्शन होता है और इलेक्शन में लोगों ने इमरान खान को वोट दिए। अब आपने वो वोट जो है, गिनने वालों ने वो वोट उठा के एक तरफ फेंक दिया और एक जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया। इस तरह तो जाहिर है कि वो लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो है वो तो खत्म नहीं हो सकता ना, वो तो बढ़ गया है और वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सवात की तबाही, जहां पर एक इंसानी अलमिया और इस वक्त वहां पर जो आला इंतज़ामिया है, जो ज़िला हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, उसकी बेहिसी, वो बेहिसी क्या है, किस लेवल पे है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मुल्क भर में मानसून बारिशों के ये जो रनिंग स्पेल है, इसके बाद सैलाबी रैले और बिलखुसूस जो सवात में हादसा पेश आया, उसको देखने के बाद हर शख्स जो है उस पर दिल गिरफ्ता है और हर आंख जो है इन दिलखराश मनाजिर को देखकर अश्कबार है। और इंतजामिया की बेहिसी एक बार फिर सामने आई। हालांकि इसी जगह पर स्वात में 2022 में भी सैलाब आया था और कहा जा रहा था कि उसके बाद बड़े इकदाम किए गए हैं और बहुत वहां पर जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इंतजामी मशीनरी जो है वो भी बड़ी एक्टिव नजर आई और अलमिया यह है कि इंतजामी मशीनरी अभी भी एक्टिव हुई, लेकिन इस वक्त वो डूब जाने वालों जो बदनसीब लोग हैं उनकी लाशों को निकालने के लिए क्या मामला है, इसका जायजा लेंगे। अनवर अंजुम जो कि न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हैं, इस वक्त मौजूद हैं मैंगोरा सिटी स्वात में। अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो हादसा पेश आया, ये जो बारिशों का स्पेल था, सैलाबी रेले, इनके हवाले से कोई वार्निंग नहीं थी या अचानक ही बिल्कुल सारी चीज़ें हो गई? ज़िला इंतज़ामिया ने कोई आगाह नहीं किया था पहले? बिल्कुल जी, इस तरह है कि ये जब दरियाई स्वात में ये सैयाह बैठे हुई थी तो दरियाई स्वात में पानी इंतहाई कम थी, लेकिन अचानक जो है ये रेला आया और उनको बहा कर ले गई। बिल्कुल इंतजामिया की इसमें बहुत बड़ी गफलत है और इंतजामिया ने कोई अलर्ट जो है यहाँ पर न जारी किया है और न किसी को यहाँ पर बताया है कि आप दरियाई स्वात में ना जाए, तो इस वजह से ये हादसा जो है ये रुनुमा हुआ है। लेकिन इंतजामिया तो क्लेम कर रही है कि हमने लोगों को मना किया हुआ था वहां पर जाने पे और दफा 144 जो है वो भी शायद लगी हुई थी और कहा कि बारहा उनको मना किया गया था। क्या हकीकतन ऐसा था? और अगर मना करने के बावजूद भी लोग चले जाएं तो ऐसी इंतजामिया का क्या फायदा जो इन्फोर्स नहीं करा सके अपने ऑर्डर्स को? बिल्कुल जी, इन्होंने बराह इनाम जो है दफा 144 लगाई थी और तकरीबन हजारों की तादाद में लोग जो है वो दरियाई स्वात में रोजाना की बुनियाद पर नहाते हैं। ये तो एक हादसा हुआ, इसके अलावा भी यहाँ पर लोग जो है हजारों की तादाद में नहाते हैं। तो इन्होंने अभी तक 40-45 अपराध पर जो है वो FIR किए हैं। ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए ये क्या है अभी तक, क्योंकि ये अगर इन्होंने कार्रवाई करनी थी तो वहां पर कोई पुलिस मौजूद होती, कोई इंतजामिया के एहलकार मौजूद होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वजह से ये बड़ा हादसा जो है ये रुनुमा हुआ है। और इंतजामिया ने यहाँ पर जो स्वात दरियाई स्वात है इसमें इसको लीज पर दिया हुआ था और लीज की वजह से इसमें बड़े बड़े गड्ढे जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर ये बात भी सामने आई है कि यहाँ पर जिस जगह पर ये हादसा हुआ है इससे थोड़ी सी फासले पर एक बंद बनाया हुआ था और पानी को इस तरफ मोड़ दिया गया था। जब पानी ज्यादा हो गई है तो उस वजह से ये बंद जो है ये टूट गया है और पानी जो इस तरफ आई है। अच्छा, अब ये बताइए, 2022 में भी रेला आया था और बड़ी वहां पर तबाही मची थी, तो उसके बाद कुछ इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई वगैरह हुई, तो वो क्या इकदाम थे 2022 के? पिछले उससे कोई सबक नहीं सीखा इंतजामिया ने? बिल्कुल जी, 2022 में जब सैलाब यहाँ पर आया तो कालाम से लेकर मिंगोरा शहर तक, फिजागढ़ तक दर्जनों की तादाद में घरों और होटलों को बहा कर ले गई। लेकिन उसके बाद PTI की हुकूमत, उस वक्त भी PTI की हुकूमत थी और महमूद खान यहाँ सूबे का वजीर, उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया। लेकिन फिजागढ़ में जो सियासी मुखालिफिन की कुछ जगहों को गिराया गया, उसके बाद जो है वो ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया। उसमें ये बातें भी सामने आई ही कि यहाँ पर जो कमिश्नर था उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर और ये ऑपरेशन जो है इसको रुकवाया है। बाद में उस कमिश्नर को यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन ऑपरेशन जो है वो तो 3 दिन जारी रहा और उसके बाद जो है वो खत्म कर दिया गया असल उसूख की वजह से। लेकिन आज भी कुछ ऑपरेशन हुआ है ना, कल और आज के दौरान ये दोबारा फिर वहां पर तजाविजात जो है वो बन गए थे, होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए थे और जिन्होंने इजाजत दी उनको कभी जो है वो आंसरेबल नहीं बनाया गया। बिल्कुल इस तरह है कि ये जब ऑपरेशन स्वात में एक बड़ा हादसा रुनुमा जब हो जाता है, जिस तरह 2022 में रुनुमा हुआ और इस 27 तारीख को रुनुमा हुआ, तो इसके बाद इंतजामिया जो है वो हरकत में आती है और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर कुछ जगहों को गिरा देती है और उसके बाद ये ऑपरेशन को रुकवा देते हैं।
जब ऑपरेशन 2022 में ऑपरेशन को रुकवा दिया गया तो उसके बाद ये लोग जो है ये दोबारा इस जगह पर काबिज हो गए और तजावीज़ात दोबारा बना लिए। इसमें इंतजामिया की जो जिम्मेवार है यहाँ पर वो बिल्कुल इसमें मुलविस है, क्योंकि उन्होंने इसको इजाजत दी है और फिर लोगों ने ये तामीरात किए हैं। तो ये इससे कबल अगर आज ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो कल इन्होंने क्यों ऑपरेशन नहीं किया, क्यों इन लोगों को रोका नहीं था? अच्छा, ये बताइए वो जो बदनसीब खानदान 18 लोग जो है वो मदद के लिए पुकारते रहे, 2 घंटे तक वो वहां पर रहे और सोशल मीडिया में सारी चीजें आ रही थी, तो इसका कहीं किसी लेवल के ऊपर नोटिस लिया गया? ये कहा जा रहा है कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर जो है वो भी मदद के लिए पहुंच सकता था, रेस्क्यू इदारे वहां पर मौजूद है, कुछ ना कुछ तो किया जा ही सकता था। बिल्कुल जी, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मिंगोरा सिटी में, इससे तकरीबन 5 मिनट के फासले पर रेस्क्यू का ऑफिस है, यहाँ पर उसका सेंटर है, और डीसी स्वात का ऑफिस है यहाँ पे कुछ फासले पे। तो पिजागट तकरीबन 10 से 11 मिनट पे वहां पर पहुंचा जा सकता था। और यहाँ पर जुमे की दिन थी, तो जुमे के दिन स्वात में छुट्टी होती है, दुकानें सब बंद होती है, तो उस वजह से ट्रैफिक का मसला भी नहीं होता। तो ये तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा टाइम में वहां पर पहुंचे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो तो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया था कि वो वहां पर पहुंच गए हैं। अगर ऑपरेशन यानी कोई इमरजेंसी रेस्पॉन्स नाम की कोई चीज नहीं है। वजारत सयाहत जाहिर है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो स्वात के हवाले से वहां पर और केपी गवर्नमेंट में सयाहत के हवाले से जो है वो फरोख पाता है, वो उनको मिलता है, तो ये सिर्फ पैसा लेते हैं और कुछ नहीं करते। बिल्कुल जी, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाते हैं, उसमें पार्किंग नहीं होती। अगर पार्किंग ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर क्यों ये लोग ये इन बिल्डिंगों को बनाने की इजाजत देते हैं। हाँ। ये नक्शा जो है वो ये तो टीएमए पास करेंगी, जिली इंतजामिया पास करेंगी, तो किस तरह ये बिल्डिंग बनाई गई है? सही। अच्छा, जाते जाते वक्त कम है, मैं एक बात फिर दोबारा वो पूछना चाहूंगा, जो वजीर आला के हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, क्या वो इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था वो 5 बेचारे भाई थे, वो चले गए, सैलाब का पानी उनको बहा कर ले गया, तो उसके बाद कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि इस तरह से कोई अरेंजमेंट किया जाए? बिल्कुल जी, एक वाकया तकरीबन कुछ अर्सा कबल कोहिस्तान में आया था। कोहिस्तान में तकरीबन 5 बंदे जो थे वो रैली में फंस गए थे और वहां पर भी हेलीकॉप्टर नहीं गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू के लिए गया है। ये सिर्फ ऐलानात करते हैं और सिर्फ दावे करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते। यहाँ पर इनकी गफलत की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से ये बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है और लोग जो है अपनी जिंदगी गवा बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर अंजुम स्वात से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, की जा रही है सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी की, चाहे वो कराची के हवाले से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी हो या फिर पंजाब हुकूमत को आप देख लें, बलूचिस्तान हुकूमत को आप देख लें और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आप देख लें। ये तमाम हुकूमतें जो हैं ये सियासत बराए सियासत हो रही है और जहाँ पर गवर्नेंस की बात होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।